मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर, गौंड राजाओं की राजधानी जबलपुर, कलचुरी वंश की राजाओं की तपोभूमि है जबलपुर। इसी तरह रानी दुर्गावती का शौर्य है जबलपुर। कलकल बहती मां नर्मदा की नगरी है जबलपुर। ताल तलैयों का शहर जबलपुर। भेड़ाघाट जैसे ऐतिहासिक घाटों का गढ़ है जबलपुर। युवाओं का जोश है जबलपुर। मध्य प्रदेश का नगीना है जबलपुर। जी हाँ, वाकई जबलपुर मध्य प्रदेश का नगीना है। और मां नर्मदा की इसी पावन धरा पर ऐतिहासिक आधुनिक नगरी में IBC 24 का खास कार्यक्रम आज आ पहुंचा है विकास चौपाल लेकर। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ जितने भी जबलपुर वासी हैं उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूं। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मध्य प्रदेश की जो पावन धरा है जबलपुर कई मायने में बेहद खास है। अनंत खूबियां इसमें समाहित हैं। कई ऐतिहासिक स्थल है। राजनीतिक दृष्टि की बात हो, पर्यटन दृष्टि की बात हो या फिर आध्यात्मिक दृष्टि की बात हो, हर तरह से जबलपुर परिपूर्ण है। और इसलिए IBC 24 की टीम आज पहुंची है खास कार्यक्रम विकास चौपाल लेकर जबलपुर में महाकौशल में। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, जबलपुर वासियों के लिए भी। और खास मेहमान भी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, उनका भी मैं परिचय कराऊंगी। लेकिन इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि जो खास मेहमान है किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। दिन रात ये कार्यरत रहते हैं जबलपुर की सेवा में, महाकौशल की सेवा में, ताकि जबलपुर विकास के पथ पर अग्रसर हो। तो जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले मैं परिचय कराती हूं विनोद गोटिया जी, जो कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जामदार भी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और हमारे साथ नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज जी भी मौजूद हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी। और गेल इंडिया के स्वतंत्र निदेशक अखिलेश जैन भी इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। तो जोरदार तालियां इस खास मंच के लिए भी और खास मेहमानों के लिए भी। विनोद जी, शुरुआत आपसे ही मैं करती हूं। शिवराज सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और ना सिर्फ जबलपुर बल्कि अगर पूरे मध्य प्रदेश महाकौशल संभाग की बात करें तो इन 3 वर्षों में आप कितना बदला हुआ देख रहे हैं? जो लाडली बहना योजना शुरू की है, ये अपने आप में एक ऐसी योजना है जो पूरे देश के लिए एक, मैं समझता हूँ कि पथ प्रदर्शक योजना बनेगी। इससे मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश का जो निचला तबका है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जो मैंने जहाँ से अपनी बात शुरू की कि माननीय शिवराज जी ने प्रदेश की जनता में ये भावना जागृत की है कि सरकारें भी समाज के स्वरूप को बदल सकती हैं, उसकी ताकत बन सकती हैं सरकारें, उस भावना को मजबूत करने का काम शिवराज जी की ये जो लाडली बहना योजना है इसने करने का काम किया है। केंद्र सरकार की हमारी जो योजनाएं हैं, विकास के कामों में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का बदला हुआ चेहरा, आप जिस दिशा में जाएंगे, वो सड़कों का मामला हो, वो इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, वो वाटर सप्लाई का मामला हो, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं। पर्यटन के सेक्टर में आप देखेंगे तो हमने महाकाल का महालोक बनाने का काम किया है, जिससे पर्यटन के साथ रोजगार को जोड़ने का काम किया है। अभी हम 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसमें हम स्टैच्यू ऑफ वननेस की बात कर रहे हैं। ओंकारेश्वर में हम स्टैच्यू ऑफ वननेस ला रहे हैं, एक वैदिक अनुष्ठान का एक बड़ा केंद्र हम उसको बनाने वाले हैं। वहाँ वैदिक अध्ययन की व्यवस्था होने वाली है, लाइट एंड साउंड शो, ऐसी मिला के बहुत बड़ी योजना हमारी ओंकारेश्वर में आ रही है। कूनो को आपने देखा है कि हम अभी 20 चीते दुनिया के दूसरे देशों से, नामीबिया से और अफ्रीका से लेके यहाँ आए हैं, ताकि पर्यटन बढ़े और पर्यटन के साथ लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़ें। और साथ में जो पर्यटक जा रहे हैं उनकी सुविधा की दृष्टि से भी विशेष रूप से मेरा विभाग उस दिशा में बहुत अच्छी पहल कर रहा है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लाइट एंड साउंड शो हम शुरू कर रहे हैं, उसका काम शुरू हो जाएगा अगले महीने और अक्टूबर नवंबर आते आते तक वो जबलपुर की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। और ये देश का पहला और सबसे आधुनिक लाइट एंड साउंड शो होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, और मैंने तो कभी माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी विषय पे हमने चर्चा की है, उनने कभी ये नहीं कहा कि ये संभव नहीं हो सकता। जिस दिन शिवराज जी ने शपथ ली और उसी दिन उन्होंने कहा कि प्रदेश का खजाना लबालब है और विकास के किसी काम में किसी तरह की राशि बाधा नहीं बनेगी, उसको वो आज तक लगातार पूरा कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की सरकार का चेहरा है।
बिल्कुल। और जो 3 वर्षों में आपने अभूतपूर्व जो विकास किया है महाकौशल के साथ पूरे मध्य प्रदेश में, कहना गलत नहीं होगा कि चहुमुखी विकास हो रहा है और लगातार उस पथ पर हम आगे बढ़ भी रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र जामदार, मेरा अगला सवाल आपसे है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिन रात कार्यरत हैं ही, और जनसेवा भी आप उतने ही अच्छे से कर रहे हैं। कई लोगों को आपने मुफ्त में भी इलाज दिया है, और यही दर्शाता है कि जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष होने के नाते आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं। जबलपुर के भी आप लाडले बेटे हैं, तो कितना बदला हुआ आप जबलपुर को, महाकौशल संभाग को देख रहे हैं 3 वर्षों में? धन्यवाद आकांक्षा जी, आपने हम सबको यहाँ पर आकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर दिया। अगर हम केवल स्वास्थ्य का विचार करें, वैसे तो विचार के भिन्न आयाम हैं कि किसी भी विकास को 9 बिंदुओं के ऊपर हम तोलते हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार। तो हम सीधे स्वास्थ्य पे आ गए। तो मुझे तो वो दिन याद आता है जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, और सौभाग्य है प्रदेश का और हम सब का कि लॉकडाउन के ठीक पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद वो सीधे कार्यालय पहुंचे और तुरंत वहीं पर कैबिनेट मीटिंग हुई। तुरंत वहीं पर उन्होंने मीटिंग ली, अधिकारियों की, मंत्रियों की, सभी प्रमुख लोगों की, और एक रणनीति उन्होंने बनाई कोविड से किस प्रकार टक्कर ली जाए। और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश उन भाग्यशाली राज्यों में है। हमने महाराष्ट्र की स्थिति देखी, हमसे 300 किलोमीटर दूर नागपुर में प्रतिदिन 7,000 केस हो रहे थे, प्रतिदिन 7,000 केस। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत इंदौर में थी, कुछ दिक्कत भोपाल में थी, बाकी 50 जिलों में इंक्लूडिंग जबलपुर, मैं मानता हूं कि कोविड ने हमको ज़रा भी परेशान नहीं किया। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जिसने इसकी जिम्मेदारी उठाई? तो मैं तो 100% माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पूरा का पूरा उनका क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो योजनाएं उन्होंने बनाई, जो कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया, जो अपने साथ में सारे अधिकारियों को लेकर के और ख़ास करके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लेकर के प्रेरित किया, उससे एक वातावरण बना और फिर कोविड हमारे कंट्रोल में आया। कुछ 15 दिन के लिए पहली वेव में, 15 दिन के लिए दूसरी वेव में थोड़े बहुत संकट आए, पर हमारे प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में नहीं के बराबर, नगण्य के बराबर ये संकट आए। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति आज से 5 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष, जो उस पीरियड में जब सरकार कुछ समय के लिए दुर्भाग्यवश दूसरी बन गई थी, उस पीरियड में यदि हम जाकर के और विक्टोरिया अस्पताल, जिसको सेठ गोविंदास चिकित्सालय कहते हैं, अथवा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय में स्थितियों को जाकर के उस समय देखते और आज जाकर के देखें, और मेरा निवेदन है कि मेडिकल कॉलेज जाकर के आज देखा जाए, वहाँ की भव्य इमारतें, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए, जो फिर एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश का आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमारे जबलपुर में है, विश्वविद्यालय, और उस विश्वविद्यालय की भव्य बिल्डिंग, उसके साथ ही साथ कैंसर के लिए स्पेशल सेंटर, कोविड के बाद में पल्मोनरी डिसीजेस के लिए एक स्पेशल सेंटर, इतनी सारी सौगातें हैं। छोटे छोटे केंद्रों में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके अंदर एक्सरे मशीन्स लग गई हैं, उनके अंदर सोनोग्राफी की मशीन्स आ गई हैं, उनके अंदर बहुत प्रगत किस्म की इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज। और सर, मैं भी यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी जबलपुर की ही बेटी हूँ और यहीं से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, और अब इस कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। मेरी ही कज़न था, उसको भी अपेंडिक्स का था उसको प्रॉब्लम, तो किसी प्राइवेट में ना जा करके ज़िला अस्पताल में हमने उसका सफल ऑपरेशन कराया। बदली हुई तस्वीर हम देख रहे हैं जबलपुर के पर्सपेक्टिव से। पूरे प्रदेश में तो है ही, आज शहडोल के अंदर मेडिकल कॉलेज है और स्थानों पर अभी बन रहे हैं, छिंदवाड़ा के अंदर मेडिकल कॉलेज, सागर के अंदर मेडिकल कॉलेज। तो ये जो सारे हैं, इनसे स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ गई हैं निश्चित रूप से। पर जो वास्तव में हम जिसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारी जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं का बड़ा सौभाग्य है कि इस पूरे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में पूरे प्रदेश के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ है, मतलब हम कल्पना करें, हमारी 8.5 करोड़ की जनसंख्या, 12,000 से ज़्यादा टीके इस वैक्सीन के हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये एक रिकॉर्ड है पूरे विश्व के अंदर। मुझे लगता है कि जिस अनुपात में हमने वैक्सीनेशन किया है और अपने आप को बचाया है। पर आज मैं केवल अंत में एक बात बताना चाहूँगा
कि हमारे अंदर जिस व्यक्ति को भी देखना हो कि वास्तव में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कैसा होना चाहिए, तो वो मेरा स्वयं का अस्पताल नहीं है। जो सबसे अच्छा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आज जबलपुर के अंदर है वो मेडिकल कॉलेज के अंदर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, उसको जाके देखना चाहिए। हर प्रकार की सर्जरी वहाँ हो रही है। आज जबलपुर के अंदर 5 MCH न्यूरो सर्जरी की सीटें हैं। आप कल्पना करें कि आने वाले समय में जबलपुर मेडिकल कॉलेज कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाने वाला है। और इसलिए मैं तो मानता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में शिवराज जी ने जो किया है उसको एक करिश्मा, एक जादू, एक चमत्कार ही कहा जा सकता है। मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा इसके संदर्भ में कि मैं आपके माध्यम से कम जबलपुर संभाग के लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं, मैं और मेरा परिवार हम अपना पूरा इलाज जबलपुर के सुपर स्पेशलिटी और मेडिकल कॉलेज में कराते हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ हो सकता है कि जो अटेंडेंट होते हैं उनको उतनी अच्छी सुविधा न मिलती हो जितनी प्राइवेट में मिलती है, पर मरीज के लिए जो सुविधा आज सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है, मैं दावे से कह सकता हूं जबलपुर के किसी प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। जितनी आधुनिक मशीनें वहां उपलब्ध हैं, जितने अच्छे डॉक्टर्स वहां उपलब्ध हैं, वो पूरे प्राइवेट सेक्टर में कहीं उपलब्ध नहीं है। ये बात मैं आपके माध्यम से जनता तक कहना चाहता हूँ। अखिलेश जी, अब थोड़ा उद्योगों की बात कर लें। गेल के आप स्वतंत्र निदेशक हैं और मैंने देखा था आपने मुलाकात की थी हरदीप जी से, और एक योजना थी कि घर घर तक कैसे LPG पहुंचेगी। उसके साथ ही 3 वर्षों में जो आप बदलाव देख रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में या लॉजिस्टिक हब की जो शुरुआत होने जा रही है, कितना बदलाव आप उसमें मान रहे हैं? निश्चित तौर पर आज से 3 वर्ष पूर्व जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चौथी बार शपथ ग्रहण की, जैसा विनोद जी ने कहा कि हम 2003 से आंकड़े 2002-03 से आंकड़े देखें, 2002-03 में प्रति व्यक्ति आय जो थी हमारी 14,430 रुपये थी, और आज 1,40,500 रुपये प्रति व्यक्ति आय हमारी हो गई है। निश्चित तौर पर पिछले 17-18 वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं, जहाँ तक मैं बाकी सेक्टर की बात करूँ, 45,000 करोड़ का पूंजीगत निवेश मध्य प्रदेश की धरा पर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें, हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात करें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 16 लाख करोड़ के करीबन प्रोजेक्ट यहाँ फाइनल हो चुके हैं। निश्चित तौर पर इतने सारे जो हमने बहुत सारे करीबन 300 कानून रद्द कर दिए, एक साथ बहुत सारे सेक्टर के रजिस्ट्रेशन जो थे वो एक ही पोर्टल में जाके एक बार आप क्लिक करेंगे और 30 दिन के अंदर आपका उद्योग चालू हो सकता है। जो इतनी सारी कठिनाइयाँ थीं, तो उद्योगों के पक्ष में माहौल बनाना, चाहे ग्लोबल समिट की बात हो, चाहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात हो, हर आयोजन जो थे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर पदभार ग्रहण किया, कोरोना का आया, आज पूरे देश में 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो चुका है। निश्चित तौर पर ये इच्छा शक्ति थी, और हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिन रात लगकर 24 घंटे, जो कभी न थकते न कभी रुकते, 18 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिले। ये प्रदेश का सौभाग्य है। निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। जहाँ तक गेल इंडिया की बात करूँ, महाकौशल अंचल के 14 जिलों में गैस पाइपलाइन जो मुंबई से झारसुगड़ा जा रही थी, नागपुर से जबलपुर तक लेके आए हैं हम उसको, और 317 किलोमीटर की पाइपलाइन यहाँ कोसम घाट में सेंटर बनेगा। उसमें CNG, PNG और LPG। CNG से पूरे वाहन चलेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण रुकेगा। PNG से जो रासायनिक फैक्ट्री, आपने सुना होगा जबलपुर में पहले फैक्ट्रियाँ लग नहीं पा रही थी, उनको गैस नहीं मिलती थी, तो जो गेल इंडिया की पाइपलाइन आएगी उससे PNG गैस मिलेगी, और LPG गैस का कनेक्शन करीबन 86 लाख लोग, जबलपुर के महाकौशल अंचल के 14 जिलों को 86 लाख लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ज़ोरदार तालियां, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि गैस सिलेंडर्स रिफ़िल कराने के लिए बहुत तकलीफ होती है, और अब जैसे नल से पानी आता है उसी तरह पाइपलाइन के ज़रिए आपके घर तक LPG गैस पहुंच जाएगी। और एक बार सर आपने वैक्सीनेशन की कही कि कई रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने तोड़े, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश वासी भी इसके लिए ज़रूर ज़ोरदार तालियों के पात्र तो हैं, क्योंकि ये भी बहुत जागरूक थे। लाइन पर लग लग के भी इन्होंने कोरोना के वैक्सीन लगवाए हैं, भले ही वो पहला बूस्ट हो या फिर बूस्टर डोज हो। सर आगे बढ़ते हैं। रिंकू जी नगर निगम अध्यक्ष हैं। सर लगातार हम देख रहे हैं निगम के क्षेत्र में भी जोरदार कार्य हो रहा है, जबलपुर के साथ ही पूरे महाकौशल संभाग में, लेकिन कई चुनौतियों का भी हमें कई बार सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके साथ जुड़ा हुआ है सड़क, पानी, नाली, इन सब चीज़ों को आपको देखना है। तो किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है और 3 वर्षों में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, IABC 24 को, जो ग्राउंड रिपोर्ट एकदम फील्ड
दिखाती है कि सच दिखाती है। आपने विकास चौपाल लगाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जबलपुर के बारे में अगर हम बात करें, आपने नाली सड़क की बात करी है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। आज जबलपुर से नागपुर जाइए, जबलपुर से रायपुर जाइए, जबलपुर से भोपाल जाइए, जबलपुर से रीवा सतना जाइए, जबलपुर से सागर जाइए, जहाँ भी जाना हो 10 घंटे की दूरी 3 घंटे पे आ गई है। अब हम अपने शहर में आते हैं। हमारे शहर में आप देखेंगे आज हम हार्ट ऑफ द प्लेस बैठे हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ द सिटी बैठे हैं। आप किसी भी उपनगरीय क्षेत्र में जाइए, यहाँ से आधारताल जाइए, यहाँ से गढ़ा जाइए, यहाँ से आप दमोनाका जाइए। मैं मानूंगा फ्लाईओवर बन रहा है तो उसमें कष्ट हो रहा है, काम होगा तो कष्ट स्वाभाविक है। और जिन योजनाओं को दुर्भाग्य से जो सरकार आई थी बीच में, उन योजनाओं को, सारी योजनाओं को उन्होंने बंद किया था। उसमें जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया था, भारतीय जनता पार्टी को मत अधिक मिले थे, पर 1-2 सीट अधिक आने के कारण सरकार उनकी बनी थी। और जो झूठे वादे को लेकर उन्होंने सरकार बनाई थी किसानों को लेके, वो वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। जनता उनको अभी इस बार बताएगी उन्होंने जो झूठे वादे किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। एक लाडली बहना उन्होंने महिलाओं को इस संबल के लिए दी। हम नगर की बात करेंगे, हमारे वरिष्ठ बैठे इस बारे में बात करने में। निश्चित रूप से आज नगर की स्थिति में आप बात करेंगे तो रोड और डेवलपमेंट की दृष्टि से नगर में बहुत काम हो रहे हैं, अधोसंरचना के बहुत काम हो रहे हैं। नगर निगम के माध्यम से हम लोग पीड़ित मानवता का पूरा क्षेत्र जो नगर निगम से ही जुड़ा होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं होती हैं उनका क्रियान्वयन करने का हम सभी प्रयास करते हैं और उसको 100% पूरा करने का काम करते हैं। चलिए, तो जोरदार तालियां कि जितने भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं, पूरा जिम्मा उन्होंने लिया हुआ है कि जबलपुर नंबर 1 बनकर रहेगा। प्रभात साहू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं महाकौशल विकास प्राधिकरण के। सर, आप कितना बदलाव देख रहे हैं इन 3 वर्षों में? मुझे लगता है आप 3 वर्ष की बात क्यों कर रहे हैं। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद से, और मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो जबलपुर में ही जहाँ हम रहते हैं उस शहर में जिस तेज़ी से करवट बदली है। माँ नर्मदा हमारी आस्था है। आज माँ नर्मदा के तट पर आप जब जाते हैं तो जो महाआरती हो रही है, उस जो उमा घाट बना उसका सौंदर्यीकरण दिखता है। परिवार के लोग साथ में जाते हैं, माँ नर्मदा की आरती करते हैं, उसका लुत्फ़ लेते हैं। शहर में चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं जबलपुर शहर में, तो मुझे अच्छे से याद है कि विश्वनाथ दुबे जी के समय जब मेयर रहते हुए प्रदेश की सरकार ने 1 करोड़ रुपए नगर निगम को शहर को विकास के लिए दिया था, तो उस दिन शहर के अंदर मिठाइयाँ कांग्रेस के लोगों ने बांटी थी। महापौर बनने के बाद मैंने जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए और मैंने 2 सड़कों के लिए 40 करोड़ रुपये मांगा, तो उन्होंने मेडिकल के ग्राउंड पर दोनों सड़कें मेरी स्वीकृत की और 1 महीने के अंदर वो राशि मुझे मिल गई। आज जबलपुर शहर में कहीं भी आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, जो 4 लेन सड़कें आपको दिख रही हैं, 20 साल में जबलपुर का इतिहास, मैं कहता हूं 20 साल बनाम कांग्रेस के 50 साल, यदि आप तुलना करेंगे तो हम उनसे बहुत बेहतर आगे, बहुत आगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि विशेषकर जबलपुर को उन्होंने हमेशा टारगेट में लिया। और हम लोग ने जब भी, चाहे मैं महापौर रहा हूँ, चाहे सुशीला सिंह जी रही हूँ, बाद में स्वाति जी रही हूँ, या हमारे जितने जनप्रतिनिधियों ने, अभी हमारे रिंकू भाई बता रहे थे मुझे, माननीय मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत जबलपुर शहर की जो जितनी सड़कों का कायाकल्प हो रहा, 25 करोड़ रुपये उन्होंने दिया। कायाकल्प के माध्यम से 27 करोड़ रुपये आया। ये 52 करोड़ रुपये एकमुश्त सिर्फ शहर की सड़कों के विकास के लिए हुआ, और कांग्रेस के नेता उसमें वीडियो डाल रहे हैं। उद्यान आप देखिए, भौताल उद्यान आप देखिए, आने वाले समय में 1 साल में मैं आपके माध्यम से जबलपुर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक बार रानीताल जाकर देखिए। रानीताल जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते थे, अभी कुछ दिन पूर्व जब खेलो इंडिया का कार्यक्रम हुआ, मुझे जाने का सौभाग्य मिला। मैंने अपनी गाड़ी से उतर कर पूरे रानीताल का जो परिदृश्य देखा, अधिकारियों को टेलीफोन किया, बुलाया, तो उन्होंने बताया कि 11 करोड़ की लागत से पूरे रानीताल का जीर्णोद्धार हो रहा। आने वाले समय में सबसे शहर के बीच में जबलपुर शहर की जनता को पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिलने वाला है। महाकाल की तर्ज पर जबलपुर में माँ नर्मदा हमारी है, हमारी आस्था है, उसको विश्वास मुझे लगता है कि मैं आपके माध्यम से जबलपुर शहर की सारी जनता की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि जबलपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कभी निराश नहीं किया। बहुत बहुत बधाई। और विशेषकर आपको, IBC चैनल को, 24 को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जबलपुर शहर के ग्राउंड रिपोर्ट को आम आदमी तक पहुँचाने का काम किया।
और सर देखिए, बहुत सी खासियत है जबलपुर की। माँ नर्मदा का साक्षात आशीर्वाद मिला हुआ है और नर्मदा कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, और मैं भी ज़रूर उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन जनता से भी बात करना बहुत ज़रूरी कि आखिर जनता क्या सोचती है। सर, किस तरह से सरकार कार्य कर रही है? 3 वर्ष हो चुके हैं, किस तरह से आप इसे देखते हैं? कुछ चुनौतियाँ या कुछ सुझाव आप देना चाहें? सुबह से आपके कानों में आवाज़ पड़ती है, कचरे वाली गाड़ी में कचरा डालो जी। ये कल्पना कभी किसी और सरकारों को क्यों नहीं होती थी? 108 की एम्बुलेंस आ जाएगी, 100 नंबर दबाएंगे तो पुलिस आ जाएगी। आप किसी भी चीज़ में कलेक्ट्रेट में चले जाइए तो सिंगल विंडो से सुविधा मिल रही। मैम, पहले शिवराज सिंह चौहान भैया की भूमिका में हमेशा से रहे। मामा मामा हम उनको कहते आए हैं। मामा की भूमिका में थे, लेकिन अब भैया की भूमिका में अब 12,000 रुपये सालाना मिलेंगे। कितना बदलाव आप देखती हैं महिलाओं की ज़िंदगी? महिलाओं के लिए पहली सरकार है जिन्होंने सोचा, चाहे वो बच्ची की लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे बहना की योजना हो, चाहे सौभाग्यवती योजना हो, चाहे बहनों के पेंशन की बात हो। पहले पेंशन में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती थी, लेकिन पेंशन नहीं मिल पाती थी। 60 वर्ष से ऊपर वालों को उन्होंने बिना किसी कागजात के पेंशन की घोषणा कर दी। तो ऐसे मामा जी अभी उन्होंने लाडली बहना की योजना की है, जो अद्भुत है। यानी जो बहनें बेचारी सोचती थी कि जिनको कहाँ से क्या होगा, वो रक्षाबंधन पर उनको 1,000 रुपये महीने मिलेगा और 12,000 रुपये, तो उनका भी एक अस्तित्व होगा। वो अपने परिवार में अपने आप को एक महत्वपूर्ण माने सोचेंगी कि मेरा जो भाई है वो मुख्यमंत्री है और मेरे लिए सोचता है। मैम, आप किस तरह से देखती हैं? कैसा लग रहा है आपको? शिवराज सरकार के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्या कभी कुछ चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ा हो और उसका निराकरण किस तरह होता है? मैं शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल से बहुत खुश हूँ। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो मैं जब यहाँ मेडिकल लाइन पे काम करती हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा ये रहता है, आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में जो ऐसी गंभीर बीमारियाँ हैं उन सब का वो लाभ उठा पाते हैं और उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। और जैसे अपनी लाडली लक्ष्मी योजना है, उसके अंतर्गत जैसे हमारी सरकार ने पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने बंद कर दिया था, अब वो पुनः चालू हो गई है। इससे भी हम लोग बहुत खुश हैं। ये शिवराज चौहान जी के कार्यकाल में उन्होंने बिटिया के पैदा होने से लेके उसके वृद्धावस्था तक की योजनाएं बना के रखी हुई हैं। तो देखिए, जब बच्ची पैदा होती है, सर एक समय था, आप भी मानेंगे, जब बच्चियों को बोझ कहा जाता था, लेकिन अब उन्हें लाडली लक्ष्मी शिवराज सरकार में कहा जा रहा है और अब बहनाओं के भी खाते में 12,000 रुपये सालाना आएंगे। सर, आयुष्मान कार्ड की बात हुई तो उसमें भी जबलपुर नंबर 1 जिला बनकर उभर कर आया है, तो उस दौरान किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? क्योंकि हमने देखा है कई बार प्राइवेट अस्पतालों में किस तरह से गोरख धंधा रहता है, तो उसको किस तरह से पार के इस टारगेट को पूरा किया है आपने? देखिए, मैं नर्सिंग होम एसोसिएशन का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, उस पीरियड में रहा हूँ जब कोविड था। उसके अलावा अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हमको प्रदेश में दिखाई पड़ती हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि आखिर डॉक्टर भी समाज से ही निकल के आते हैं। तो समाज के अंदर जो दोष हैं वो स्वाभाविक रूप से कुछ डॉक्टर्स के अंदर भी देखने मिलते हैं। प्रत्येक डॉक्टर भगवान का अवतार नहीं होता है, उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर अन्य प्राणियों के वंश होते हैं, उसके कुछ जेनेटिकली उसमें गड़बड़ी रहती है। तो कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, उसका खामियाजा बाकी लोगों को भुगतना पड़ता है। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि लगभग 50-55 लाख रुपए का हमारा पेमेंट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो व्यक्ति जो इलाज करा के चला गया वो पात्र नहीं था। ये मेरे अस्पताल की बात है, तो बाकी अस्पतालों में तो ये स्थिति होगी। खैर, कुल मिलाकर आयुष्मान योजना हमारे इस प्रदेश के अंदर जितना अच्छा क्रियान्वयन शिवराज जी ने उसका कराया है, उतना दूसरे किसी प्रदेश में नहीं हुआ। आजकल 90.70%, 91% डिलीवरीज अब अस्पतालों में होती है। उसके लिए कुछ अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं। हमारी गर्भवती बहनों के लिए जितनी योजनाएं, मैं इसके ऊपर घंटों बोल सकता हूं, क्योंकि जिस प्रकार की योजनाएं शिवराज जी ने बनाई हैं, मैं तो कहता हूं कि वो प्रदेश के लिए एक वरदान है। आइए अब कुछ और जनता से भी फीडबैक लेते हैं। सर, कुछ सुझाव या चुनौतियां जिनका सामना आपको करना पड़ा हो? पहले तो IBC 24 को बहुत बहुत धन्यवाद कि जबलपुर जैसे स्थान पे आप एक ऐसा भरोसेमंद कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं जन अभियान परिषद में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूं जबलपुर में, तो मैं अपने परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। विकास की बात तो हो रही थी, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की, लेकिन एक ऐसा पहलू भी है जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच जो है और संवेदना काम करती है। पूरे प्रदेश में कोरोना काल में, जैसे आदरणीय
हमारे उपाध्यक्ष महोदय बता रहे थे, जन अभियान परिषद के माध्यम से 1,15,000 वॉलेंटियर काम कर रहे थे। उनको कुछ मिल नहीं रहा था, वो केवल मुख्यमंत्री जी की संवेदना के साथ जुड़े थे। 4200 से ऊपर वॉलेंटियर जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपने से मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पंजीयन किया और वो शासकीय हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या लोगों के घरों में जाकर के उनको खाना देना, उनको दवाई देने का काम कर रहे थे। तो केवल विकास स्ट्रक्चर को लेकर के, कंस्ट्रक्शन को लेकर नहीं हो रहा था। मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जो सामाजिक क्षेत्र में उनकी सोच है, जो कार्य है, पूरे प्रदेश में लगभग 22,000 गाँव में ऐसी समितियाँ बनी हैं जो सरकार के साथ समाज को जोड़ने का काम करती हैं और स्वैच्छिकता के आधार पर विकास को आगे बढ़ा रही हैं। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि योजनाएं तभी दम तोड़ती हैं जब अच्छे से उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। लेकिन जिस प्रकार से बताया कि 1 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो लगातार दिन रात जुटे हुए हैं ताकि धरास्थल पर काम होता हुआ नजर आए, योजनाएं जनता तक पहुंचे। सर से भी पूछते हैं कि सर, किस तरह से सरकार कार्य कर रही है, क्या फीडबैक आप देना चाहेंगे और कितना बदलाव आप देख? निश्चित ही शिवराज जी की सरकार जन कल्याणकारी सरकार है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे अखिलेश जैन जी बता रहे थे कि शिवराज जी 18 घंटे काम करते हैं, और मैं तो बोलता हूँ वो 6 घंटे भी सोते हुए भी अपने कान खोले रख के काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन योजना जो चालू की हुई है उसके तहत नौकरशाही को हावी नहीं होने दे रहे हैं। हर एक नागरिक अपने फ़ोन से किसी भी अपनी बात को, छोटी सी बात को भी सीएम तक पहुंचा सकता है, और निश्चित तौर पे उस पर 4 स्तर पर कार्रवाई होगी और उसको जवाब देना पड़ेगा। इस अधिकारी को जवाब देना पड़ता है कि क्यों नहीं हो रहा है। एक जन कल्याणकारी सरकार और मुझे लगता है इससे अच्छी नहीं हो सकती। सीएम हेल्पलाइन के बारे में इन्होंने बात की रिंकू जी, क्योंकि हमने देखा है कि सीएम हेल्पलाइन में जितनी भी कंप्लेंट दायर होती है उसमें नंबर 1 है जबलपुर। सबसे पहले त्वरित निराकरण कहीं होता है तो वो जबलपुर में होता है, नंबर 1 जबलपुर है। तो ये आप लोग कैसे पॉसिबल कर पा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं दूसरे ज़िले, राजधानी भोपाल भी कहीं लाइन में नज़र नहीं आती है। अधिकारियों को निर्देशित है कि उस हेल्पलाइन पे तुरंत जाके कार्रवाई करो, और वो जो कंप्लेन जो करता है वो अपनी कंप्लेन फिर जब उसका काम हो जाता है तो वापस लेता है। तो निश्चित रूप से अधिकारी और कर्मचारियों में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अधिक दबाव है। अगर सीएम हेल्पलाइन आती है, आज की स्थिति में जबलपुर में सीएम हेल्पलाइन 0 है। प्रथम आना और 0 होना दोनों में फ़र्क है। तुरंत कार्रवाई हो रही है। कोई भी शिकायत आती है, किसी भी तरीके की शिकायत आती है, उसकी जांच होती है। अगर उस शिकायतकर्ता ने सही शिकायत करी है तो तुरंत उसको निदान दिलाते हैं। तो जोरदार तालियां कि अगर कहीं पर परेशानी आपको हो रही है, आप कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उस कंप्लेंट का निराकरण भी तुरंत हो रहा है। विनोद गोटिया जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि पर्यटन विकास निगम से आप जुड़े हुए हैं और मां नर्मदा की मैं बात करूंगी। नर्मदा कॉरिडोर, जैसे कि अभी जनता के बीच से भी हमने जाना कि महाकाल लोक के ही तर्ज पर अब उसका भी विकास होगा, तो किस तरह की ये योजना है? जबलपुर वासी हैं, मां नर्मदा के ये भक्त हैं बिल्कुल, तो थोड़ा उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। देखिए, मेरी हमेशा एक मान्यता रही है कि हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन जो है वो देश में सर्वाधिक प्रचलित है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझें तो आप लोग गोवा की बात करते हैं, तो गोवा में साल भर में अगर 3.5 करोड़ पर्यटक जाते हैं और एक कॉरिडोर अगर बनारस में बन जाता है तो वहाँ एक साल में 10.5 करोड़ लोग आते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इस देश की जनता यहाँ के पुरातन और सनातन धार्मिक स्थलों पर जाना चाहती है, और उनमें से एक मां नर्मदा है जो मध्य प्रदेश की और गुजरात की जीवनदायिनी है। लगभग 12-13 करोड़ 14 करोड़ लोगों को जीवन दे रही है, जिंदगी देने का काम कर रही है। और इसलिए नर्मदा के तट पर पर्यटन हो और नर्मदा के तट का विकास हो, इस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। और उसमें अभी हमने 50 करोड़ रुपए अकेले अमरकंटक में लगाए हैं, अभी काम चल रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अमरकंटक में विभिन्न तरह की विकास योजनाओं का काम चल रहा है। अगले 4-5 महीने बाद जब आप अमरकंटक जाएंगे तो आपको अमरकंटक का बदला हुआ स्वरूप पता चलेगा, चाहे वो कपिलधारा की बात हो या उद्गम की बात हो या माई की बगिया की बात हो, या वहाँ पर जो जब हम नर्मदा को उत्तर तट से दक्षिण तट की तरफ जाते थे और जो कठिनाई होती थी, उस पूरे मार्ग को हमने सुगम करने का काम इस 50 करोड़ रुपए की राशि में जोड़ के पर्यटन निगम उसको कर रहा है। जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सलकनपुर रास्ते में पड़ता है, सलकनपुर को भी हम शक्ति लोक की तर्ज पर विकसित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ अभी 50 करोड़ रुपए के काम प्रचलन में हैं और लगभग 100 करोड़ की लागत के और कामों के लिए स्वीकृति हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने दी है।
ताकि नर्मदा परिक्रमा पर निकले हुए जो लोग वहाँ पहुँचें उनको वो सुविधा मिले, पर्यटकों को सुविधा मिले और पर्यटन के माध्यम से रोजगार की सुविधा मिले। अभी जो जबलपुर में बात है, ये ग्वारी घाट से लेकर तिलवारा घाट तक का जो पूरा तट है, इसको डेवलप करने की बात है, जिसको हम कॉरिडोर के नाम पर कह रहे हैं। और इसमें उमा घाट तो हमारा बहुत सुंदर बना है, हमारे सामने मेयर साहब बैठे हैं जिनने बनाया, उनकी कल्पना थी और मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनने अच्छे तरीके से नर्मदा जी की सेवा की है और उनके अनुज होने के नाते मैं भी उस दिशा में प्रयास कर रहा हूं। 10,000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है पर्यटन, और उसमें हमारे पास वाइल्ड लाइफ का अपना एक सर्किट है, हमारे पास बौद्धिस्ट सर्किट है, हमारे पास ASI के मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे पास पिलग्रिम का सर्किट है, हमारे पास टूरिस्ट अपना इको टूरिज्म का सर्किट है। और कुल मिला के मैं जब देखता हूँ पूरे देश के ऊपर, मुझे समझने का अवसर मिला, दुनिया के दूसरे देशों में भी जाके समझने का अवसर मिला। मैं WTM लंदन में गया था, तो केरल के बाद दूसरा स्थान अगर देश में किसी का पर्यटन की दृष्टि से है तो वो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के टूरिज्म का है। और हमने अभी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की थीम पर लगभग 100 गांव में, जो आदिवासी गांव हैं या पिछड़े हुए गांव हैं, वहाँ होम स्टे की कल्पना शुरू की है, जहां हम आदिवासियों को बाजार उपलब्ध करा सकें, लोगों को सस्ते रेसिडेंस उपलब्ध करा सकें, उनको लोक नृत्य, लोक कला, लोक संस्कृति इससे जोड़ सकें, उधर आने वाले लोग ये समझ सकें कि हमारी लोक कला क्या है, लोक संस्कृति क्या है, लोक खान पान क्या है। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स की बात की है, श्री अन्न की बात की है, तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने जो पहला प्रयोग किया था मध्य प्रदेश में, वो ओरछा से लगा हुआ एक गांव है, ओरछा नगर परिषद के अंतर्गत आता है, लाड़पुरा उसका नाम है, उसको यूनेस्को ने पूरी दुनिया में 1 नंबर पर स्वीकृति प्रदान की थी। उसके आधार पर हम ये 100 गांवों को चिन्हित करके रोजगार के अवसर अधिक से अधिक हम लोगों के पास तक, उनके दरवाजे तक पहुंचा सकें, इस बात का प्रयास है, उनकी इकोनॉमी को बिल्डअप कर सकें। और जैसे मैं कहता हूं कि ये छोटे छोटे अंतर कैसे लाते हैं, अगर आपने 1,000 रुपये लाडली बहना की योजना का कभी गौर किया तो बहन खर्च कहाँ करेगी? वो उसी गांव में खर्च करेगी, वो चाय पत्ती पे खर्च करेगी, चाय पे खर्च करेगी, या अन्य दैनिक उपयोग की चीज़ों पर खर्च करेगी। तो जो बाजार में वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति है, आप ये मान के चलिए कि अगर 1,000 वोट का या 250 घर का कोई गांव है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 1.5 लाख रुपए से लेके और 4 लाख रुपए तक की राशि उस गांव में जाने वाली है इस योजना से, और ये पूरा पैसा उस गांव की इकोनॉमी को फीड करने वाला है। तो गांव की इकोनॉमी मजबूत होगी और साथ में बहनों का संबल भी बने। एक तरीके से किसी योजना का सामाजिक इम्पैक्ट क्या होगा, उसका सोशल क्या बाद में असर आने वाला है, और उसका राजनीतिक क्या असर आने वाला है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मध्य प्रदेश की सरकार योजनाएं बना रही है। और जो मैंने शुरू में कहा, मेरा दृढ़ विश्वास इस बात पर, मैं 1000 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उनने मध्य प्रदेश के गरीब के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा किया है कि अगर अच्छी सरकार हो, संवेदनशील सरकार हो, समाज के बारे में सोचने वाली सरकार हो, तो कोई भी व्यक्ति बिना किसी सहारे के सरकार की योजनाओं का लाभ लेके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये ताकत देने का काम शिवराज सिंह की सरकार ने किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि में मानता हूं। अखिलेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। विंध्याचल और महाकौशल कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि अब वहाँ पर एक वृहद जाल सड़कों का बन रहा है, तो इससे आपको क्या लगता है कि पूरा महाकौशल के साथ विंध्याचल में किस तरह से और डेवलपमेंट होगा? क्योंकि सड़कें बनेंगी, उद्योग लगेंगे, और वैसे भी अभी रीवा के जो बाहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर कई उद्योगों का संचालन हो ही रहा है। सड़कों की बात जैसे आपने की, तो प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 27,000 करोड़ से अधिक की सड़कों का निर्माण हो रहा है, और विगत 3 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत 17,500 करोड़ से अधिक की सड़कों का निर्माण स्वीकृत हो चुका है। जहाँ तक टनल की बात करें, रीवा टनल 6 सीधी वो जनता को समर्पित हो गई है। 299 किलोमीटर की लंबाई है अटल प्रगति पथ, और 900 किलोमीटर की लंबाई का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर की लंबाई का विंध्य एक्सप्रेस वे का निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। प्रदेश में 14 लोकेशन ऐसे हैं जहां रोपवे, जिसमें उज्जैन रेलवे स्टेशन से लेकर महाकाल तक रोपवे के निर्माण के लिए 209 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए हैं। भोपाल और इंदौर के बीच में जहां बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्थल का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और मेगा निवेश होगा। जहां तक मैं इस माध्यम से
2-3 आंकड़े और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश की विकास दर जो है वो 16.43% विकास दर है। और औद्योगिक विकास दर की हम बात करें तो जहाँ 2001-2 में जब दूसरी सरकारें थीं तो औद्योगिक विकास दर जो थी -0.6% थी। आज 2022 में जो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण आए थे उसमें 24% की विकास दर मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास दर है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और उद्योगों के लिए सहज उपलब्धता। राजस्व संग्रहण की बात करें, जीएसटी जब एक्ट आया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो जीएसटी जब आया तो लोगों ने हल्ला उड़ाया कि जीएसटी क्या होगा। आज जीएसटी के सुखद परिणाम है कि आज देश के किसी भी कोने से आप माल लेके आएंगे उसकी इनपुट रिबेट आपको मिलेगी। एसएमई सेक्टर की बात करूं तो 30.22% ऋण की बढ़ोतरी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 3 साल में की है। स्ट्रीट वेंडर की बात करें हम, सिर्फ मध्य प्रदेश अकेला एक ऐसा राज्य है जहां 5,25,000 स्ट्रीट वेंडरों को 521 करोड़ से अधिक का ऋण देने का काम किया है। ये सब आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश कभी बीमारी राज्य हुआ करता था। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आज विकास की गंगा बही है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में बनने जा रहा है। थोड़ी तकलीफें ज़रूर हुई, पोल्यूशन हुआ, ट्रैफिक हुआ, लेकिन अब इस सबसे बड़े फ्लाईओवर के साथ किस तरह की बदली हुई तस्वीर आप जबलपुर की देख रहे हैं? मैं आपके IBC 24 के इस विकास चौपाल के मंच से माननीय सांसद जी को, हमारे जबलपुर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय राकेश सिंह जी का अभिनंदन करूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा। एक शानदार रिंग रोड जो पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड है, वो हमारे जबलपुर में बनने जा रही है माननीय सांसद जी के प्रयासों से। आपने जो प्रश्न किया, हमारा जो फ्लाईओवर, वो भी आकांक्षा जी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनने जा रहा है। निश्चित रूप से कोई भी समझदार व्यक्ति समझेगा जब कोई काम होता है तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों को जबलपुर की संस्कारधानी की जनता फेस कर रही है, और फेस इसलिए कर रही है कि उसका जो सुख आने वाले समय में मिलने वाला है वो हमको पता है कि 6-8 महीने के बाद जब वो फ्लाईओवर चालू हो जाएगा तो हमारे लिए यातायात कितना सुगम हो जाएगा। मैं माननीय सांसद जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार करूंगा। आपने फ्लाईओवर की बात करी, आप एयरपोर्ट जाके देखिए, एयरपोर्ट की रोड देखिए जाके, कितनी शानदार एयरपोर्ट हमारा बन रहा है जबलपुर शहर का। रेलवे स्टेशन, मतलब हमने बचपन से ही रेलवे स्टेशन देखा, आज का मदन महल का स्टेशन देखो। बिल्कुल, बहुत दिनों बाद मैं जबलपुर आई थी तो जब मुझे गाड़ी ने छोड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर तो देख करके मैं भी चौंक गई थी, क्योंकि वो उसका पूरा रूप बदल गया था। तो एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैं भी एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ क्या। मेरा निवास तिलेरी में, उपनगरीय क्षेत्र तिलेरी है। मेरे एक मित्र कनाडा गए हुए थे 10 वर्ष पूर्व। वो जब लौट कर आए अभी पिछले साल, तो वो पहचान नहीं पाए कि वो तिलेरी में है। 15 फुट की चौड़ी रोड होती रही, आज 80 फुट चौड़ी रोड है, बीच में डिवाइडर है, ऊपर सेंट्रल लाइट है, नक्शा ही बदला हुआ हैगा पूरे शहर का। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सहयोग जबलपुर के विकास में किया जा रहा है, उनका जो झुकाव जबलपुर के प्रति है, उनका जो प्यार जबलपुर के प्रति है, मैं जबलपुर की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपका ऐसा प्यार हमेशा बना रहे जबलपुर के प्रति। जबलपुर के विकास में आपका जो योगदान है, जबलपुर उसके लिए ऋणी है। प्रभात जी, आप जबलपुर के लाडले बेटे रहे हैं और आपने बढ़ते हुए गढ़ते हुए देखा है जबलपुर को, और ये फ्लाईओवर जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का बनने जा रहा है, कितनी तस्वीर आप इसकी बदली हुई माने? मैं तो इतना ही कहूँगा कि दुआ करो कि मेरे मुख्यमंत्री का हौसला कायम रहे। ये एक अकेला चिराग कई आंधियों में भारी रहेगा। जामदार जी, अगला मेरा सवाल आपसे ही। कई योजनाएं संचालित है। अगर मैं कृषि क्षेत्र की बात करूं तो कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा जबलपुर। आसपास हम देख रहे हैं गेहूं हो या चना हो, दलहन तिलहन हो, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश ने भी बहुत अच्छा काम किया है कृषि के क्षेत्र में। कृषि कर्मण अवार्ड लगातार हमें मिल रहा है। मिलेट जी लगातार 7 बार हमें मिला है। और जब मिलेट योजना की भी बात होती है तो अब उसको लेकर के आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का पूरा फोकस मिलेट योजना पर ही है। जन अभियान परिषद की एक बेसिक योजना है, उसका नाम है सृजन। ये मिलेट्स की बात जो आपने कही, जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री जी श्री अन्न कहते हैं, उसकी भूमिका, उसके अंदर कोदो है, कुटकी है, ज्वार बाजरा, रागी, इन सारी चीज़ों का जो प्रमुख रोल है, आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि गेहूं की तुलना में ये मिलेट्स कई गुना अधिक लाभदायक हैं।
बल्कि कई लोगों को गेहूं खाने से प्रतिबंधित किया जाता है जिनको ग्लूटेन का प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज़ के लिए आजकल लोग कहते हैं कि गेहूं खाना मना कर देना चाहिए। तो इन श्री अन्यों के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर एक क्रांति होने वाली। अभी हम देखते हैं कि हमारी उमरिया की बहन को, माता को पद्मश्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ इस विषय को लेकर के। हाँ, और हमारे यहाँ डॉक्टर डावर को भी पद्मश्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ। खैर, वो एक अपनी जगह है, पर मूल रूप से आपका प्रश्न मिलेट्स के ऊपर था। और आज मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार करता है कि मिलेट्स को हमारे जीवन में जो स्थान मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला, पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयत्नों से पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं तो पूरे भारत के अंदर इन और पूरे विश्व के अंदर इन मिलेट्स का प्रचलन होगा। हमारे मंडला की कोदो कुटकी अब इंग्लैंड में और अमेरिका में भी बेची जाएगी, तो मुझे लगता है कि उससे हम सबका लाभ ही होने वाला है। देखिए, खनिज संसाधन काफ़ी है, हमारे पास संसाधन बहुत है, उन संसाधन का उपयोग कितने अच्छे तरीके से किया जाए जनता के हित के लिए, और यही बखूबी हो रहा है। शायद इसलिए मध्य प्रदेश बदल रहा है, महाकौशल बदल रहा है। अब विनोद जी, अगला सवाल मेरा आपसे। बरगी बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल, एक बार जोरदार तालियां बरगी के लिए भी कि वहाँ पर जो भी जाता है रमणीय वादियों में वहाँ पर खो जाता है। सर, इसको और किस तरह से आप चाहते हैं कि हम विकसित करें, या क्या आगे प्लानिंग है कि विश्व धरोहर के रूप में ये स्थापित हो सके? देखिए, बरगी हमारे लिए आन बान शान का विषय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो जल क्रीड़ा की सुविधाएं वहाँ हो सकती हैं वो अधिकतम हमने उपलब्ध करा के वहाँ पर रखी हुई हैं। पर बरगी के अंदर कुछ टापू हैं डैम के अंदर इनसाइड, उनको भी सरकार ने लीज पे देने का मन बनाया हुआ है, और अभी हमने एक किसी को दिया भी है एक टापू लीज पे, वो उस पर निर्माण कार्य कर रहे हैं ताकि अच्छे रिसोर्ट्स वहाँ और आ सकें। हमारे डिपार्टमेंट का तो अपना पर्यटन निगम का एक है, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम वाटर स्पोर्ट्स का एक अलग से इवेंट जोड़ना चाहते हैं। इस बार हमने प्रयास किया था पर वो संभव नहीं हो सका, लेकिन अगले वर्ष आप ये 100% मान के चलिए कि कोई एक 15 दिन का इवेंट यहाँ वाटर स्पोर्ट्स के ऊपर सर, जैसे हनुमंतिया टापू में हम देख रहे हैं कि उसका पूरा अब स्वरूप ही बदल गया है, तो क्या कुछ आने वाले दिनों में ऐसा बरगी में हो रहा है? मैंने कहा ना आपसे कि जो टापू हैं अंदर उनको हम लीज आउट कर रहे हैं, एक किया भी है, उनने अपना निर्माण कार्य भी शुरू किया है। बाकी जो 3, 4, 5 टापू और हैं उनके बारे में प्रक्रिया प्रचलन में है। और साथ में हम पूरा एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का 15 दिन का, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स और बाकी सारी बलून ड्राइव और ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं, उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। रिंकू जी, अब अगला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो जबलपुर लगातार उसके प्रति आगे बढ़ रहा है, कार्य कर रहा है। किस तरह की योजना है, किस तरह से जबलपुर को आप आगे लेकर जा रहे हैं? स्मार्ट सिटी में जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि हमारा खेलों के प्रति युवाओं में उत्साह बढ़े, राइट टाउन स्टेडियम में उसको लेके काम चल रहा है। रानीताल स्टेडियम में युवाओं के लिए काम चल रहा है। रानीताल का जीर्णोद्धार हो रहेगा एक प्रकार से पूरी तरीके से। आप यहाँ पे देखेंगे हमारा नए मोहल्ले में भी कितना बड़ा अतिक्रमण नगर निगम ने अलग करके दिया था, वहाँ पे पूरा वो सेंटर तैयार हो रहा है हमारा। हमारी रांझी की रोड स्मार्ट सिटी के तहत हमने उससे पैसा देके गमापुर से लेके रांझी तक की रोड बनाने का काम किया है, डिवाइडर वाली विथ सेंट्रल लाइट। निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी का जो पैसा माननीय मोदी जी की परिकल्पना थी कि शहर का कुछ क्षेत्र विकसित हो जाए, उस पर हमने उसका अच्छा उपयोग किया है। चलिए, अब जनता से भी जान लेते हैं कि कुछ अगर उनकी मांग है। 2 चीज़ों की तरफ में अभी तक इतनी सारी चर्चा हुई, कभी किसी ने ये सोचा था कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो सकती है? सीएम राइजिंग स्कूल के बारे में आपने सुना होगा, 4 स्टेज पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विकास खंड तक, ये सारे विषय यदि सरकार ज़मीन स्तर तक लेके जा रही है तो ये विकास की सोच और क्विक रिस्पॉन्स का, जो जैसे अभी ओलावृष्टि हुई, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी तुरंत किसानों के साथ खेत किसानी पर गए और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। तो इस तरह का एक संवेदनशील व्यक्ति जो दर्द को समझता है, जो संवेदनाओं को समझता है और तुरंत रिस्पॉन्स करता है और साथ में उसका निर्णय वहीं पर खड़े होकर लेता है, ये संवेदनशीलता दर्शाती है कि सरकार वास्तव में निचले स्तर तक, गरीब तबके तक अपनी योजनाओं को पहुंचाना चाहती। इसलिए बहुत सारी योजनाएं, जैसे आपने बोला कि और क्या चाहते हैं, तो जबलपुर के जितने लोकल जनप्रतिनिधि हैं
वो अपने कार्यकर्ताओं और संगठन के से बातचीत कर कर समस्याओं का विश्लेषण कर कर बातचीत पहुंचाते हैं। तो मुझे लगता है कि संगठन स्तर पर बहुत सारी बातें होती हैं और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती हैं, जो कि विकास की दृष्टिकोण से और जनता की समस्याओं को लेकर सरकार तक अपना पूरी एक कड़ी काम कर रही है और फिर वो योजनाओं के रूप में हमारे सामने आती है। अखिलेश जी बहुत अच्छा है। जी जी आकांक्षा, मैं जयराम भाई से बिल्कुल सहमत हूँ जी। उन्होंने जैसे 2 योजनाओं की तरफ इंगित किया, अभी हम बात करेंगे तो हर कोई यहाँ पे 10-10 योजनाएं गिनाएगा। इतनी अधिक योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समय दी हुई हैं हमारे प्रदेश में, तो आपके 1-1.5 घंटे के कार्यक्रम में तो वो योजनाएं गिनाएंगे तो वो योजनाओं गिनाने में हमारा पूरा समय चला जाएगा। निश्चित रूप से जय भाई, हम आपके साथ सहमत हैं। और विकास चौपाल का उद्देश्य यही है कि बहनों की तरफ जाए, बेटियों की तरफ जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना असर है जबलपुर की जनता उन योजनाओं को लेकर के क्या सोच रही है, उद्देश्य हमारा यही है। बिल्कुल। अखिलेश जी, इन्होंने सीएम राइस योजना की बात की और जो मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में हो रही है, इसका जो असर है युवाओं की जिंदगियों पर कितना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि हिंदी मीडियम का कोई पढ़ा है, अगर उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है तो इंग्लिश के जो क्लिष्ट शब्द रहते हैं वो उन्हें समझ नहीं आते हैं। एक सुगमता जरूर होगी और इसके बाद जब वो कुछ नाम आगे कमाना चाहें तो कितना बदलाव मानते हैं कि एक जो बड़ा कदम उठा है? देखिए, निश्चित तौर पर मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, हमारा पहले मोटो ये था कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा हो। बच्चा जब पढ़ता है, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता तो उसके घर में बोलचाल की भाषा हिंदी होती है, और उसको समझने के लिए पहले अपने दिमाग में इंग्लिश को करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो उसको हिंदी में वो करता है। मैं खुद एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, 8वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने पूरी शिक्षा जो है हिंदी माध्यम में की है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की शिक्षा हिंदी में होती थी। निश्चित तौर पर जब आप मेडिकल की लाइन की बात करेंगे या फिर इंजीनियरिंग की लाइन की बात करेंगे, जब मातृभाषा में उसकी पढ़ाई होगी और जब वो पढ़ेगा तो उसको डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगी। एक बार इंग्लिश में पढ़ता है, उसको कन्वर्ट करके हिंदी में उसको सोचता है। निश्चित तौर पर जब हम मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा की बात करते हैं, सीएम साहब को मैं मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ मेडिकल की पढ़ाई भी उसमें की है। विनोद जी, अब विकास चौपाल अंतिम पड़ाव पर है, तो आगे किस तरह का रोड मैप आपने तैयार कर रखा है महाकौशल के विकास के लिए? मैं समझता हूँ कि हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं और हम जब नई सरकार आने वाली है उसके पहले और ये जो बचा हुआ समय है इसके बीच में मध्य प्रदेश में अब जो हमारे पास समय है वो डिलीवरी का समय है, डिलीवर्ड करने का समय है, और इसलिए पूरी ताकत लगा के हम उन योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं जिनमें डायरेक्ट बेनिफिट हमारी आम नागरिक को मिले। और उस दृष्टि से मध्य प्रदेश की सरकार उस दिशा में नई नई योजनाएं लेके आ रही है। जैसे इन्होंने कहा कि आज एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही घोषणा की, आपने बताया कि हाँ उन्होंने घोषणा कर दी है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ आए थे तब ब्लैंक थे कि उसको बोलना है कि नहीं बोलना है, पर आपने बताया तो हमने बोल दिया। लाडली बहना आ गई है। ऐसे ही अभी और भी चीज़ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के तर्कस में तीर हैं और वो निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास को ऊंचाइयां देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और आज के इस मंच को और भी गरिमा प्रदान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकास चौपाल आज पहुंची है महाकौशल जबलपुर से। आपने विकास चौपाल देखा। उम्मीद यही कि जनता के जितने भी सवाल थे, जितने भी मुद्दे थे, हमने उन तमाम पहलुओं पर बातचीत की हो। विकास चौपाल जबलपुर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।